हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट रिकॉर्डेड। मेरे साथ है नमस्ते, मेरे साथ है नीरज जी। MERI कोलकाता के पास आउट 2008 5896 इनका नंबर है, 5906 मेरा नंबर है। ये वीडियो किस बारे में पहले वो जानिए, देन विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। नीरज जी चीफ इंजीनियर है, के लाइंस में सेल कर रहे हैं, ऑयल टैंकर पे सेल कर रहे थे चीफ इंजीनियर। अभी जीमैट दिया है, 760 स्कोर आउट ऑफ 800 जीमैट में लेकर आए, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। IIM कलकत्ता में सिलेक्शन हो चुका है और IIM अहमदाबाद में अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और माता रानी चाहे तो वहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इनके ऊपर है कि कहाँ वो ज्वाइन करते हैं। सो ये वीडियो थोड़ा सा इनकी जर्नी के बारे में, बट मोस्टली ये क्योंकि अभी रिसेंटली, अभी कितने दिन पहले नीरज जी अक्टूबर में दिया था जीमैट, अक्टूबर 2022 में भी जीमैट दिया, और अभी इनका IIM कलकत्ता में सिलेक्शन, दैट इज इन दिसंबर 2022। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई फोर्थ इंजीनियर है, कोई थर्ड इंजीनियर है, कोई सेकंड इंजीनियर है, जो कि मर्चेंट नेवी छोड़ के जीमैट की तैयारी करना चाहता है, तो ये वीडियो कैन हेल्प देम हाउ टू प्रिपेयर और हाउ नीरज हैज प्रिपेयर्ड। लेट अस सी। कोई चीफ इंजीनियर भी करना चाहता है तो उसके लिए भी। हाँ, कोई चीफ इंजीनियर भी तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी है। सो बिफोर स्टार्टिंग एक छोटी सी बैकग्राउंड दे देता हूँ। नीरज हैज बीन एन एक्सेप्शनल स्पोर्ट्स पर्सन। ये वीडियो स्टार्ट नहीं हो सकता बिना ये बताए कि अभी भी आप इनकी फिटनेस देख सकते हो। ही इज 37 ईयर्स ओल्ड एंड ही डज नॉट लुक लाइक वन। अभी भी रेगुलर फुटबॉल खेलते हैं, और एक अच्छी चीज़, दूसरी इनकी अच्छी चीज़ ये थी जो मुझे स्कूल कॉलेज टाइम्स इनकी बहुत अच्छी लगी, दैट ही यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स अ लॉट। वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और हाँ, फील्ड पे बहुत गुस्सा करते थे अगर कोई गलत तरीके से खेलता था। इन्होंने काफी सहा है, काफी दौड़ाया, काफी राउंड कटाए हैं। हाँ, इसलिए मैं कॉलेज टीम में कभी नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं कब कहाँ डांट पड़ जाए मेरे को। सो गाइस, तो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि नीरज फ्रॉम 2008 till 2015 was working with Anglo-Eastern as a second engineer, then shifted to K Lines and was sailing as a chief engineer oil tankers over there, and then suddenly GMAT. So Neeraj, first of all, welcome to my YouTube channel. थैंक यू प्रणीत यार फॉर हैविंग मी हियर। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं यहाँ पर, तो मेरे लिए एक प्रिविलेज है। इट इज एन अचीवमेंट फॉर मी टू बी हियर ऑन योर चैनल। ओके, थैंक यू। अरे ये जो बड़ी बड़ी हस्ती बोल रहे हैं, अभी ये जब माता रानी चाहे आज से 10 साल बाद ये किसी एक बहुत बड़ी कंपनी की CEO बने, सो आई विल बी वेरी वेरी प्रिविलेज तब ऐसा वीडियो बनाओ और ये याद कराऊं कि ऐसा हुआ है। एनी टाइम फॉर यू यार, एनी टाइम। थैंक यू। तो नीरज जी, पहला क्वेश्चन आपसे ये आता है कि भाई आज हम इस बात की बात नहीं करेंगे कि आपकी मर्चेंट नेवी जर्नी क्यों शुरू। आई टेल यू व्हाई। मैं नीरज जी को बता रहा था, मैंने अब तक जितने लोगों के साथ वीडियोस बनाए हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, कि आप मर्चेंट नेवी में क्यों आए, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो मैक्सिमम लोगों ने ही बोला यार हम नहीं आए, हम गलती से आ गए। सो अब ये क्वेश्चन मैं किसी नहीं पूछूंगा, जनरली फ्रॉम माय बैचमेट्स, क्योंकि वो IIT तैयारी कर रहे थे, IIT में अच्छी रैंक नहीं है, दैट इज वाई दे जॉइंड MERI कोलकाता। सिंपल। सो क्वेश्चन ये है यार, पहले तो इतना लंबा सेलिंग क्यों करी अगर MBA करना था? मतलब 2020 मतलब अभी तक सेलिंग कर रहे थे यार तुम, वाई? हाँ, तो एक्चुअली सेलिंग मुझे बहुत पसंद थी, पसंद है एक्चुअली। इनफैक्ट आई वुड से कि सेलिंग इज़ अ कैरियर विच आई वाज रियली लविंग, और मुझे अपने हाथों से काम करना बड़ा पसंद आ रहा था। आई यूज्ड टू लव वर्किंग विद द मशीन्स, एंड आई नेवर फेल्ट कि ये कैरियर मेरे लिए ट्रबलसम है या मैं पसंद नहीं करता। बट अगर आप पूछो कि इतने साल बाद ये चेंज क्यों सोचा मैंने, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स। मैं अब चीफ इंजीनियर बन गया, तो मुझे लगा कि यार अब ये लर्निंग कर्व जो है ना इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, मेरा अब थोड़ा उसका ग्रेडियंट कम हो रहा है। एंड वन इज़ ऑलवेज लुकिंग टू बेटर वन सेल्फ प्रोफेशनली एंड एट अ पर्सनल लेवल। तो फिर लाइक अ कपल ऑफ ईयर्स से मैं सोचने लगा कि व्हाट नेक्स्ट। वंस आई बिकेम अ चीफ इंजीनियर स्पेशली, तब मुझे लगा कि व्हाट नेक्स्ट। तो उसके बाद फ्यू ऑप्शंस सोचे जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो यूजुअली देयर आर 3 ऑप्शंस दैट वी थिंक ऑफ। एक है कि आप टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, दूसरा है कि आप मास्टर्स कर सकते हो वर्ल्ड मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ऐसे कहीं जाके नेवल आर्किटेक्चर है या ऐसे किसी सब्जेक्ट पे, एंड तीसरा है कि MBA कर सकते हो। तो टेक्निकल स्टूडेंट की जॉब हम लोग सबको देख चुके हैं, अपने बैचमेट्स को देख चुके हैं, बहुत लोग सिंगापुर में सेटल हैं, हांगकॉन्ग में, इंडिया में भी सेटल है। तो दैट इज़ समथिंग दैट डिड नॉट रियली अट्रैक्ट मी, बिकॉज ऐसा लगा कि यार जो चीफ इंजीनियर कर रहे हैं उससे थोड़ा आप जा रहा हूँ मैं। आई एम सॉर्ट ऑफ एक्सिक्यूटिंग ऑन द सेम स्किल्स दैट आई हैव लर्न, तो कुछ बहुत नया नहीं होगा मेरे लिए। मास्टर्स करने का इतनी इच्छा नहीं थी, बिकॉज वो बड़ा स्पेशलाइजेशन हो जा रहा था, एंड मैं चाहता था कि मैं थोड़ा वर्सेटाइल रहूँ, है ना। स्पेशलाइजेशन में इंटर करने का इतनी इच्छा नहीं थी जैसे। तो फिर लगा कि MBA इज़ द राइट वे टू गो। उसके बाद जाके प्रॉब्ली आई हैव अ वाइडर रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन फ्रंट ऑफ मी, तो इसलिए MBA चूज़ किया। ओके, GMAT क्यों, वाई नॉट अ नॉर्मल MBA? वैसे इसका आंसर मुझे पता है, बट फिर हाँ, तो देखिए एक्चुअली क्या है, जो नॉर्मल MBA है जिसमें लोग CAT देते हैं, उसके बाद 2 साल का MBA करते हैं, दैट इज़ यूजली फॉर वेरी यंग इंडिविजुअल्स। कई बार विदाउट एनी वर्क एक्स, सीधा उन्होंने ग्रेजुएशन किया, CAT दिया, एंड सीधा वो 2 साल का MBA करते हैं। बट फॉर पीपल विथ मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस,
अब मेरा तो 13 साल हो चुका है, 14 साल हो चुका है, तो उनके लिए ये 1 ईयर MBA इज़ मच मोर सूटेबल। तो इसलिए उसके लिए GMAT से ही एंट्री होती है। कहीं कहीं किसी इंस्टीट्यूट्स में GRE के थ्रू भी होता है, या XLRI में ZAT के थ्रू होता है। तो इस कारण से GMAT एक्चुअली हर जगह एक्सेप्टेड है, तो इसलिए मैं GMAT ही दिया। अच्छा, कितने लोगों को जानते हैं जो कि चीफ इंजीनियर बन के GMAT दिए हैं? चीफ इंजीनियर बनने के बाद मैं किसी को नहीं जानता, नहीं वेरी फ्रैंक, यस। इवन जब मैं कोचिंग, हमारे बैचमेट्स में भी कोई नहीं है। इनफैक्ट मैं जब अपने कोचिंग जहाँ से मैंने मतलब कि मटेरियल लिया, उनसे भी बात कर रहा था, तो ये बात छिड़ी कि यार आप चीफ इंजीनियर हो एंड देन यू आर थिंकिंग, तो अ लॉट ऑफ पीपल केम अप टू मी एंड आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि चीफ इंजीनियर बनने के बाद यार आप, तो फिर उन्हें जैसे मैंने आपको जवाब दिया कि क्यों मैंने इस किया, तो या इट इज समथिंग दैट कम्स अप इन द माइंड ऑफ एवरीबॉडी। डर नहीं लग रहा? वेरी कॉमन, या सी, डर नहीं लग रहा कि 13 साल बाद यू आर इन अ कंफर्ट जोन, अब आप चीफ बन चुके हो, एक पिनेकल पे पहुंच चुके हो, अब इसमें उसके ऊपर कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Yes. अगेन यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो। इवन टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बनते हैं तो ग्राउंड जीरो से स्टार्ट नहीं करते। यू हैड दैट थिंग एंड देन यू वुड हैव मूव्ड अप। अब तो यार बिल्कुल एक नई चीज होगी, नई इंडस्ट्री होगी, नए तरह के लोग मिलेंगे। जहाज की जिंदगी तो बहुत अलग रहती है बॉस। एकदम। अब थोड़ा सा हो रहा है कुछ कुछ ऑफकोर्स थोड़ी तो दुख होती है। पहली बार जब GMAT देने लगे, GMAT के लिए गए, तब भी थोड़ा दुख हो रहा था कि यार 14 साल हो चुके कॉलेज से निकले हुए, क्या मैं पढ़ाई कर पाऊंगा? अरे टेबल चेयर पे बैठने में दिक्कत होती थी यार, सही बता रहा हूँ, 1 घंटा बैठ नहीं पाता था मैं, क्योंकि दर्द होने लगती थी बॉडी एंड आई एम ऑलवेज फिजिटी। मन करता था फ़ोन देख लें, कुछ और कर लें। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इनिशियली। द फर्स्ट हर्डल दैट आई फेस व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन वॉज कि बैठूँ मैं टेबल चेयर पे, दैट वाज द फर्स्ट। एंड और भी बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अचानक से आप पूरा अपना लाइफ अपसाइड डाउन कर रहे हो ना, अचानक से कि यार मैं सेलिंग नहीं करूँगा, चलो देखते हैं, लेट्स सी। बट ऑफ कोर्स देयर इज सेल्फ डाउट्स, यस। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन था डिसीजन के लिए कि यार, क्योंकि अगर मेरी नज़र में कोई मुझसे पूछता होता है यार अब यार ये बेवकूफ़ हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि मैं नीरज को 2004 से जानता हूँ। और मैं जो मेरे बाकी बहुत सारे बैचमेट्स थे, पावस पाठक, केशव गुप्ता, जो अभी MBA करके अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे हमेशा पूछता था। मैंने कहा नीरज तो यार वो तो सेलिंग कर रहा है, मैं कहता नीरज वो तो सेलिंग कर रहा है। तो नीरज से मेरी बात कम होती थी, बट मैं नीरज के बारे में पूछता ज़रूर था, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू। मुझे जब पहले मिलते थे नीरज, क्योंकि आई शू सी यू रीडिंग दोस न्यूज़पेपर्स अलॉट, मुझे हमेशा, और यू हैव गॉट प्रीटी डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी भी अगर नीरज का मैसेज आएगा तो एक आध वर्ड ऐसा होगा कि मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ सकती है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी तुमने रिसेंटली एक मैसेज दिया था, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था तुमने, तो मुझे लगा उसकी डिक्शनरी, आई विल शो यू दैट वर्ड, तो मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। ये तो ज़्यादा हो रहा है। नहीं, ज़्यादा नहीं हो रहा, मैं आई विल शो यू दैट वर्ड ताकि प्रूव कर दूं बाद में। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि मैं हमेशा सोचता था कि यार नीरज को ये बहुत पहले करना चाहिए था, तो इतना डिले। थैंक यू। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि एक तो होता है कि डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि कंफर्ट जोन में चले जाता है आदमी, है ना। यू गेट इनटू द कंफर्ट जोन, ऑफ कोर्स द मनी इज़ गुड, यू गेट यूज्ड टू अ सर्टेन लाइफस्टाइल एंड आप खुश रहते हो ना कि सब बढ़िया चल रहा है, फैमिली इज ऑल्सो हैप्पी, सब कुछ। तो आप ना चेंज के लिए उतना इंकरेज नहीं होते हो, आपके पास उतना स्टिमुलस नहीं होता है कि भैया मैं ये चेंज करूँ। इट इज़ ओनली व्हेन आई रीच द रैंक ऑफ अ चीफ इंजीनियर एंड आई रियलाइज कि यार अब मेरे को चेंज चाहिए, अब मेरे को प्रोफेशनली चेंज चाहिए। एक्सटर्नल स्टिमुलस उतना नहीं था, लेट्स से। आई वाज प्रीटी हैप्पी विद एवरीथिंग एंड द फैक्ट इज दैट आई रियली लव सेलिंग एंड आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम, स्पेशली इन K-Line, if I would like to add. K-Line में it's a really good life, to be very frank. तो अगर मैं किसी और कंपनी में होता जहाँ पर ज़्यादा ट्रबलसम रहता सी लाइफ, तो शायद ये 3-4 साल पहले कर लिया होता। बट चूंकि K-Line में इट्स लाइफ विच इज़ जहाँ पर बहुत अच्छे लोगों के साथ सेलिंग करने का मौका मिला, ऑफिस इज़ वेरी सपोर्टिव, सो इस कारण से ना थोड़ा सा शायद मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा डिले हो गया। अच्छा, हाँ, कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज कि who was the most supportive in this year when you said कि मैं GMAT अब करूंगा यार 13 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जब मैं चीफ एयर बन चुका हूँ, मेरी तनख्वाह एट दिस लेवल पहुंच चुकी है और सब कुछ अब मैं रिस्क करूंगा। Who was very supportive? I would say, actually I have a really very supportive family. उन्होंने मेरे सेलिंग में सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, एवरीबॉडी, एंड मेरे दोस्त वॉज भी। बट वन पर्सन हु वॉज कीन ऑन, rather the first person who said कि यार ये तुम सही कर रहे हो, that is my eldest sister, नीलू मल्होत्रा, डॉक्टर नीलू मल्होत्रा। एंड उन्होंने, शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस एंड शायद शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु कहे कि हाँ तुम बहुत सही कर रहे हो, थोड़ा लेट कर रहे हो पर सही कर रहे हो। ये अगर मुझे फोन कॉल करता तो मैं बोलता तुम थोड़ा लेट कर रहे हो, सही कर रहे हो, मैं भी बोलता, मैं सेकंड पर्सन होता कहने वाला। नहीं, एंड नो डाउट यार, जिससे मैंने, जैसे केशव है, मिथुन है, पावस, अंशुल मेहरोत्रा है, मैं उसका निकनेम बोलने वाला था। हाँ, अंशुल मेहरोत्रा जी का वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, आप देख सकते हैं पहले। तो एंड पावस है, तो जितने भी अपने बैचमेट्स जिन्होंने ये प्रोसेस फॉलो किया ना, उन सबसे मैंने ऑफ कोर्स राय ली। सबसे पहले आई साइंड ऑफ इन द मंथ ऑफ मे,
तो आया तो जब मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, ये सब कौतूहल से, देयर इज अ डिस्टर्बेंस गोइंग ऑन इन माय माइंड कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल द 3 ऑप्शंस, किधर बढ़ूँ ऐसे। तो फिर सबसे बात किया, इन लोगों से बात किया, सीनियर से बात किया, रोहित हैं या जो भी, तो उन सब से बात करने के बाद सब ने बोला कि हाँ भाई यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन। उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया, कह सकते हैं, इन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया कि तुम क्यों करना चाहते हो, एकदम द सेम क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू मी इन आईएम्स ना, उन्होंने पहले ही मुझसे पूछ लिया। तो आई वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट कि भैया तुम क्यों करना चाहते हो, तो उन्होंने, मैंने जो भी जवाब दिया, दे सेड कि यस यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन। तो आई वुड से आई हैव अ रियली ग्रेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अराउंड मी जिन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट द प्रोसेस। बहुत जरूरी है। उसमें कुछ लोग, जैसे ऑफ कोर्स मैं मेंशन किया, चाहे वो उदित जैन हो, अंशुल मेहरोत्रा, केशव, पावस, अंकित गुप्ता, हम एक्चुअली बैचलर्स के नाम सारे निकनेम्स याद है, हाँ वो हम ले नहीं सकते हैं। गुप्ता, तो ये लोगों ने ना मेरे को बहुत गाइड किया। और भी कुछ लड़के हो सकते हैं जिनका भी नाम याद नहीं है, 100% हो सकता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, बाद में गाली दे देना भाई लोग जिनका नाम मिस हो गया है, बिल्कुल दे देना। अच्छा, अभी आते हैं अगले पार्ट में। अब जीमैट की तारीख किस डेट से शुरू करी? ओके, सो 1 अगस्त एकदम मैंने डिसाइड किया। एक्चुअली क्या है, जून जुलाई में देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन इन माय फैमिली, मेरे फादर का कुछ सर्जरी हो रहा था, तो आई वाज इन दिल्ली विथ हिम एंड जुलाई में इट वाज डन। तो फिर मैं 1 अगस्त एग्जैक्टली मैं कैलकाटा आया एंड स्टार्ट किया। 31 सितंबर आया, जुलाई आया, 31 जुलाई, हाँ, एंड 1 अगस्त को प्रॉपर्ली बैठ गया। तो जब पहले दिन बैठे तो उस दिन कितने घंटे बैठ पाए थे, थोड़ा सा अगर याद करें, क्योंकि देन आई वुड से कि पहले हफ्ता ना मैं बैठता था, मे बी मैं सोच लिया था कि मैं उठूंगा नहीं उस टेबल से, वो जो सामने रखी, ठीक है, तो मैं उठता नहीं था, पर शायद मैं 7 to 8 आवर्स बैठता था। उसमें से यूजफुल स्टडी ना 3 to 4 आवर्स ही होते थे, क्योंकि वो स्टडी प्रोडक्शन जो है ना वो आउटपुट होता नहीं है, आपका दिमाग चारों तरफ जा रहा है, आप बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं रहे हो, बहुत दिन बाद बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, आदत नहीं होती ना इतनी देर बैठ के पढ़ने की। तो पहला इनिशियल जो हफ्ता था ना वो बहुत टफ था। तो उस समय मेरे को किसी ने बताया कि तुम एक काम करो, एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, पढ़ने की या किसी भी डिफिकल्ट काम करने की तकनीक है, जहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेट करने में डिफिकल्टी हो रही। तो बोलता है कि ऐसा करो कि आप 25 मिनट ना ये काम मन लगा के करो, और उसके बाद जब अगर आप 25 मिनट कर लोगे ना तो अपने आपको 5 मिनट का प्राइस दो कि 5 मिनट में कुछ भी कर सकता हूँ। इट्स लाइक 25 मिनट काम, 5 मिनट रिवॉर्ड। तो ये करके मैंने स्टार्ट किया एंड इट रियली हेल्प। मैं 25 मिनट सोचता ना कि अरे यार 25 मिनट के बाद 5 मिनट फ़ोन देख पाऊंगा या किसी को कॉल कर लूँगा या गाना सुन लूँगा, तो वो मोटिवेशन से ना 25 मिनट पढ़ पाता था। एंड ऐसे करते कि 25 मिनट का 30 मिनट किया, 45 मिनट किया, 1 घंटा किया। तो फाइनली आफ्टर अ मंथ आई वाज लाइक स्टडिंग 1 आवर एंड उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता था, ऐसे करके। एंड ऐसे फिर आफ्टर 7 days स्टोरी द प्रोडक्टिव आवर्स गो अप, है ना। आप 8 घंटे बैठ रहे हो तो उसमें से शायद 6 घंटे प्रोडक्टिव होंगे। धीरे धीरे आई वुड से आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स आई वाज स्टडिंग 6 to 8 आवर्स रेगुलरली। अब 1 अगस्त, ये जो आपने टेक्निक बोली है इसको मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँगा। जिन लोगों को ये कमबख्त फ़ोन से प्रॉब्लम है, जिनमें मैं एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हूँ यार, आई एम वेरी फिजिटी, हर 15 मिनट में मेरा दिमाग, और ये मुझे ध्यान भंग होते रहते हैं। ये सर, ये आपको एंग्जाइटी देता है, ये स्ट्रेस देता है, अचानक किसी और कन्वर्सेशन चले जाते हो, ये इट्स अ प्रॉब्लम। सो मैं भी, व्हाट इज द टेक्निक? पोमोडोरो कहते हैं, पोमोडोरो टेक्निक। अब मैं भी अपनी जिंदगी में, फ्रेंड ने ही बताया मेरे को इसके बारे में, ओके, नॉट अवर कॉलेज बैचमेंट, तो बट इट वर्कड फॉर यू। इट रियली वर्कड फॉर मी। एंड जैसे से मैं टाइम बढ़ाती गया, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई, एंड यस आई वाज पुटिंग इन द आवर्स, यस मेहनत वो 6 से 8 घंटे करता। पर साथ ही साथ जैसे तुमने स्पोर्ट्स वाला बोला ना, सुबह में मैं खेलने जाता ही जाता था वॉलीबॉल, शाम में जिम जाता ही जाता, आई वाज, वो भी मैं एक ब्रेक चाहिए होता था, हाँ वो करना, हाँ गुड। अच्छा, अब जरा पूछते हैं, 1 अगस्त से तैयारी शुरू करी और पहला एग्जाम जीमैट का कब दिया? 18 सितंबर। तो दिया ये 45 दिन के बाद लगभग। हाँ, उसमें से आप, फिर मैंने एक्चुअली एक दिन बैठ के सोच रहा था कि यार, तो अराउंड 40 to 41 डेज मैंने प्रॉपर पढ़ाई की, प्रॉपर एकदम। और कितना स्कोर आया जीमैट में उस समय? 18 सितंबर को मेरा आया स्कोर 700 स्कोर आया। तो अब बात करते हैं, फिर उसके बाद आपने अगला अटेम्प्ट कब दिया? आपको 700 स्कोर पे लोगों ने लिया है एडमिशन? एकदम मेरे को सभी लोगों ने बोला कि 700 बहुत अच्छा स्कोर है, जैसे अंशुल ने बोला, सभी लोगों ने बोला कि यार 700 अच्छा स्कोर है, तुम अप्लाई करो सीधा। एंड उसी समय एप्लीकेशन का टाइम भी था, है ना, दिस वाज इन सितंबर एंड अक्टूबर स्टार्टिंग में ही सारे कॉलेजेस का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है अप्लाई तो करते हैं, बट मेरे मन में ना वो, आई वॉज नॉट हैप्पी विद द स्कोर, क्योंकि आई फेल्ट दिस वॉज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ माई पोटेंशियल। ये मेरे को दिमाग में ना खटक रहा था कि ठीक है मैं अप्लाई करता हूँ, बट मैं एक अटेम्प्ट तो ज़रूर दूंगा ही दूंगा,
बिकॉज मेरा मॉक टेस्ट जो दे रहा था ना उसमें मेरे स्कोर अच्छे आ रहे थे एंड 720 730 ऐसे करके आ रहे थे और वो टफ वाले मॉक टेस्ट देता था मैं। कैप्लन करके एक होता है सीरीज, उसके टेस्ट ना टफ होते हैं एंड मुझे बताया गया था कि भैया जितना कैप्लन के मॉक टेस्ट में आएगा डेफिनेटली 20-30 उससे ऊपर ही आएगा। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ 720 730 स्कोर। एंड मेरा वर्बल सेक्शन, 2 सेक्शन होते हैं, वर्बल एंड क्वांट। ये बाद में बात करेंगे, अब पहले इसकी बात करते हैं क्योंकि अगला सेक्शन आएगा नहीं, तो उसमें। वो डिससेटिस्फेक्शन का रीजन ये था कि वर्बल मेरा, मैं सोचता था कि मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसमें मेरे खराब स्कोर आ गया था। तो आई वॉज रियली पिस्ड विद दैट। तो इस कारण से मैंने डिसाइड किया मैं एक बार तो दूंगा भले ही एप्लीकेशन प्रोसेस, भले ही पढ़ाई ज़्यादा ना करूँ, जो भी करूँ, पर एक बार ट्राई तो जरूर करूँगा। फिर दूसरा अटेम्प्ट कब दिया आपने? 8 अक्टूबर। तो वो दैट वाज अराउंड 20 डेज आफ्टर। 20 डेज। तो इन 20 दिन में और दबा के पढ़ाई करी होगी, बिल्कुल आग लगा दी होगी। नहीं, यार एप्लीकेशन इज टीडियस जॉब। एप्लीकेशन अच्छा अप्लाई करना ना, भरना, इट इज एज डिफिकल्ट एज गेटिंग अ गुड स्कोर इन। इस पे आगे आएंगे हम। हाँ, वी नो। सो इसलिए 20 दिन में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी उस समय, तो वो एप्लीकेशन वाले ही चक्कर में थे। पर हाँ, कुछ छोटे मोटे ट्वीक्स किए मैंने। जैसे मैंने एक बार अंशुल से ही बात कर रहा था कि भाई एग्जाम दे रहा हूँ फिर से, तो उसने बोला कि अच्छा तुमने इवैल्यूएशन रिपोर्ट मंगाया क्या पहले एग्जाम का? तो मैं बोला ये क्या होता है, पता ही नहीं था मुझे, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो क्या आप प्रीवियस एग्जाम का ना इवैल्यूएशन मंगा सकते हो, विच शोज यू कि आपने किस सेक्शन में कितना टाइम लिया, किस तरह के क्वेश्चंस में गलती की। तो वो सारी चीज़ें ना आप डिटेल समझ सकते हो कि आपने कहाँ पर आपकी कमी है, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो वो रियलाइज़ किया मैंने कि वो मंगाने के बाद कि मेरा एक पर्टिकुलर सेक्शन आरसी रीडिंग कंप्रीहेंशन सेक्शन खराब गया था। तो मैंने ये किया कि नेक्स्ट एग्जाम में ना हर रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन पे 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा डालें, दैट इज ऑल। एंड अदर देन, हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस कुछ होता है। देयर आर 4 सेक्शंस, AWA, IR इंटीग्रेटेड रीजनिंग, वर्बल एंड क्वांट। तो द सीक्वेंस इन विच यू कैन अटेम्प्ट दीज सेक्शंस यू कैन डिसाइड एट द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम। तो पहली बार ना मैंने स्टार्ट किया था वर्बल से एंड देन आई वेंट टू क्वांट एंड ये वो। बट उस समय ना स्टार्टिंग आप थोड़ा तो जिटरी होते हो, लिटिल टेंस। उस समय वो वर्बल इज अ टफ सेक्शन, तो शुरू में जिटरी के टाइम होने के टाइम पे वो सेक्शन करना इज नॉट द बेस्ट मूव मे बी। तो मैंने सेकेंड टाइम ना वो सीक्वेंस चेंज किया। सो आई वॉज डूइंग वर्बल एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। हाँ, पर वर्बल एंड ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होता है ना, बहुत लोग थक जाते हैं, स्टेमिना नहीं रहता है, 3 घंटे के एग्जाम है। तो इसलिए पर मेरा स्टेमिना वाज वेल डेवलप्ड बिकॉज मैंने इतनी पढ़ाई की थी, बिकॉज ऑफ पोमोडोरो टेक्निक। प्लस मैं ना जितने मॉक टेस्ट करता था ना, मैं शाम में देता था, दिन भर पढ़ाई करता था, फिर मैं मॉक टेस्ट देता था, ताकि मैं मॉक टेस्ट में थका हुआ ऑलरेडी। तो दैट रियली हेल्प मी। मैं एग्जाम में ना 3 घंटे के बाद आई वाज टोटली फ्रेश। इट रियली हेल्प मी कि मैं दिन भर पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट, दैट वाज वन स्ट्रैटेजी गलती से जो लग गया। और जो आपको लगता है कि सही हिट हुआ? हाँ, एकदम। तो क्या स्कोर आया फिर आपका? तब आया 760 भाई। 760। अच्छा, मैंने अपने जितने बैचमेट्स हैं जिन्होंने पहले दिया बाद में दिया, मैंने 760 स्कोर किसी का नहीं सुना है। क्या हमारे बैचमेट्स किसी का नहीं 760 स्कोर? शायद नहीं है। 740 जो मुझे पावर्स का स्कोर पता है। ओके। बट 760 मुझे किसी का स्कोर नहीं पता है। तो सो ये एक हमारे बैचमेट्स के लिए देर आए दुरुस्त आए, 2008 से पास आउट निकलने के बाद 2023 में 15 साल बाद हुआ, बट 760 स्कोर भी हमारे बैच में से आया। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये जीमैट की, अब यहाँ से जो वीडियो है दिस इज मोर जीमैट ओरिएंटेड। तो जो मरीन इंजीनियर्स है जो कि जीमैट दे रहे हैं, देना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो इज इंपॉर्टेंट नाउ फ्रॉम ओवर हेयर कि 760 स्कोर लाने के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो पहले बात करते हैं जीमैट के जो टेस्ट होता है उसके बारे में। इसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन की क्या क्या तैयारी होती है, थोड़ा मैं उसमें क्रॉस क्वेश्चंस करूंगा। ओके। तो पहले जीमैट जो एग्ज़ाम है उसमें मेन सेक्शन होते हैं 2, वो है वर्बल एंड क्वांट। वर्बल इज अबाउट, वर्बल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे रीडिंग कंप्रेंशन, एक पैसेज होगा जिस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। एक होता है सेंटेंस करेक्शन, कि एक सेंटेंस होगा उसमें से कुछ सेक्शन हो सकता है गलती हो, उसमें आपको उस गलती को सही करना है। एंड तीसरा होता है क्रिटिकल रीजनिंग, कोई एक स्टेटमेंट्स रहेंगे जिसमें कंक्लूजन रहेगा, इन्फ्रेंस रहेगा, वो आपको इवैल्यूएट करके बताना है सही क्या है। ये हो गया वर्बल सेक्शन। दूसरा होता है क्वांट। क्वांट में बेसिक मैथ्स होता है, कुड बी स्टैटिस्टिक्स, कुड बी ग्राफ्स, कुड बी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, समथिंग लाइक दैट। तो सर बेसिक, मतलब कि लेट्स से स्कूल वाला, नॉट टू टफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब भी नहीं। सो इट प्रीटी सिंपल। एंड उसके अलावा कुछ सेक्शंस होते हैं विच डू नॉट ऐड टू द स्कोर। एक होता है इंटीग्रेटेड रीजनिंग, दैट इज बेसिकली आपको बहुत सारा डेटा मिलता है जिसको आपको एनालाइज करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। एंड एक चौथा पार्ट होता है, वो है AWA, एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट। ये दोनों जो पार्ट है ना, AWA एंड IR, इनका इवैल्यूएशन जो है वो अलग होता है, इसलिए दिस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल स्कोर। सो देखा जाए तो वर्बल एंड क्वांट इज व्हाट यू शुड बी वरीड अबाउट। तो वर्बल के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है दैट यू टोल्ड वाज कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसकी तैयारी तो जितना मुझे लगता है नीरज,
जो इतने साल जो आप कॉलेज में बैठ के अखबार पढ़ते थे रेगुलरली? एक्चुअली सिर्फ अखबार पर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अखबार तो एक चीज़ है, पर एक्चुअली बहुत छोटे एज से ना मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ता था। क्यों? क्योंकि मेरी 3 बड़ी सी बहनें हैं एंड दे वर वो एकेडमिकली हर में एकदम टॉप थी, ठीक है, IITians, AFMC सब। करेक्ट। तो उन्होंने मेरे को ये हैबिट पास ऑन की। वो लोग बहुत लाइब्रेरी जाती हैं, हमारे बोकारो में एक बड़ा अच्छा लाइब्रेरी था जहाँ हज़ारों किताब, तो दे यूज टू गो रेगुलरली, तो मैं इनके साथ जाता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने पास ऑन किया, अच्छा ये किताब पढ़ो। तो वहाँ से जो मेरी रीडिंग हैबिट बनी ना नॉवेल्स पढ़ने की, वो आज भी है मेरे पास। तो वो नॉवेल्स पढ़ना इज रियली, एक तो बहुत अच्छा पास टाइम है यार, और दूसरा ऑफकोर्स इट हेल्प्स यू विद द इंग्लिश पार्ट। बट अगेन आई वुड लाइक टू ऐड कि दिस वर्बल इज नॉट ओनली अबाउट वोकेबलरी या वॉट यू हैव रेड, इट इज़ अ लॉट अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो कह सकते हैं कि हाँ इंग्लिश जिसकी अच्छी है दैट पर्सन हैज़ अ हेड स्टार्ट। बट मैंने देखा है कई लोगों को जिनके इंग्लिश बोलने भी नहीं आती और उनका वर्बल में अच्छा स्कोर आया, जस्ट बिकॉज दे प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्जाम वेरी स्मार्टली, मेथोडिकली। अगर मेथोडिकली, एग्जैक्टली राइट। क्योंकि मैंने मिला उन लोगों से, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे जिनके इंग्लिश एकदम ही मतलब आप दे आर नॉट फ्लुएंट एट ऑल, दे आर नॉट फ्लुएंट, बट उन्होंने स्कोर किया अच्छा। तो येस, आई वुड एडमिट कि आई हैड अ हेड स्टार्ट, बट you have to put in the work, specifically you have to adapt the right methods to get a good score. चाहे वो हम वर्बल में बात करें कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा पार्ट आता है सेंटेंस करेक्शन, जिसके अंदर भी अगेन अच्छी स्कूलिंग स्टार्टिंग से जो करा वो it helps, no doubt it helps. But जिन्होंने मतलब लेट्स से हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं या जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, वो उनको हताश होने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप सही मटेरियल और सही तरीके से तैयारी करें तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू गेट अ गुड स्कोर। ये आप बार बार सही मटेरियल की बात करते हैं, कोई यूट्यूब चैनल जो आप देखते हो या आप कोई अपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए समथिंग लाइक दैट, अच्छा, बताइए। एक्चुअली बहुत सारे कोचिंग हैं, जम्बोरी है या बायजूस है, ऐसे टॉप 1% है। तो मैंने लोगों से पूछा भी क्या करें। मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प ना लोगों से पूछ के मिली है भाई, ये सबसे अच्छा तरीका है टू गेट इन्फॉर्मेशन। खुद से ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो पहले कर चुका ना वो काम उसके पास जाओ। तो मैंने और एक के पास मत जाओ, कम से कम 5-10 के पास। एकदम यू नीड टू, क्योंकि हर एक का अपना तरीका होता है, आपको उनका मेथड जानना है एंड अपना मेथड बनाना है। आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते, आपको ना कॉपी नहीं करना है किसी को, क्योंकि वो लोग का अपना तरीका है, अपनी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी आप जानते हो, तो आप उनसे जानकारी लो और फिर अपना तरीका बनाओ कि हाँ भैया मेरे लिए ये सही है या ये मेथड है। तो ऐसे ही तो अंशुल से ही बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि यार एक ये है, ये काफ़ी अच्छा है, ये देख लो। तो टॉप 1% करके एक है इंस्टीट्यूट, उनका मैंने क्लासेस अटेंड नहीं किया बिकॉज क्लासेस काफ़ी लंबे चलते हैं, मेरे को तो शॉर्ट टाइम में देना था। तो उनका एक सेल्फ पेस्ड कोर्स होता है, तो वो मैंने लिया था। दैट मटेरियल इज़ प्रेटी टफ, वो ना बड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करता है, तो इसलिए उसके साथ आपको ईजी क्वेश्चन स्पीड बढ़ाने के लिए भी प्रैक्टिस करें। तो मैंने दोनों का बैलेंस किया, उनका टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, साथ ही साथ जो उनका GMAT का एक ऑफिशियल गाइड होता है, OG कहते हैं, उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो दैट गिव्स यू फील ऑफ द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन ना ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, कुछ ही टफ क्वेश्चंस आते हैं। वो टफ क्वेश्चंस आपने कर लिया तो आपका स्कोर एकदम ऊपर भाग जाएगा, और अगर आप टफ क्वेश्चन नहीं कर पाए तो भी आप 700 तो ला ही सकते हो। ग्रेट। अब जब आपने 760 स्कोर की बात करी है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि जब 760 स्कोर आया उसके बाद क्या? तो अब तो आपको लगा जैकपॉट लगा? अब तो जब स्कोर आया तो लगा कि भाई अब तो काम खत्म, अब तो मजे, अब तो हो गया, मतलब कहीं भी जा सकते हो। बट नो, इट इज़ नॉट सो एट ऑल। आई वॉज इन फॉर अ रूड शॉक लेट्स से, या वट। तो क्या हुआ कि पता चला कि भाई एप्लीकेशन इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस, बिकॉज उसमें ना आपको ऑफकोर्स यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ ओके, बस यार मार्कशीट्स एंड मार्क्स वो सब, लेकिन देन यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं उनको, जिसमें आपको यू हैव टू गो इन फॉर अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, है ना। 400 वर्ड में या 500 वर्ड में अपनी पूरी हिस्ट्री बता देना, अपने फ्यूचर एम्स बता देना, इट्स नॉट ईजी। तो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ द टफेस्ट। जब आप सोच रहे हो, यू ऑफ कोर्स अगेन यू आर टॉकिंग टू पीपल कि भैया फ्यूचर में क्या, एंड जब आप फ्यूचर की बात करते हैं ना, एज अ चीफ ये बन चुका 13 साल, तो पता ही नहीं होता कि फ्यूचर में यार क्या क्या ऑप्शंस हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आई विल वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता था कि भैया क्या क्या ऑप्शंस होंगे मेरे पास MBA के बाद, पर मुझे पता था कि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे एंड वो शायद मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो सबसे पहले ना अगेन आई वेंट बैक टू ऑल माई बैचमेट्स और पूछा कि भाई तुम करते क्या हो, व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू डू, एंड वो तुम्हारा जॉब प्रोफाइल क्या है, एंड फिर मैं सोचने लगा कि भाई मेरे लिए क्या सूटेबल होगा। तो फिर आई रियलाइज कि चलो ठीक है, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इज अ गुड इंडस्ट्री वेयर आई कैन यूज माई प्रीवियस एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस हेवी एक्सपर्टीज। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है यार, वो इंट्रोस्पेक्शन जो होता है ना, इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट्स नॉट इजी। तो किस तरह के क्वेश्चंस एप्लीकेशन से पूछे जाते हैं, जैसे कि जैसे मेनली 3 क्वेश्चन होते हैं।
या 3 पूरे जो प्रोसेस है ना एप्लीकेशन का प्लस इंटरव्यू का, उसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं। एक कि आपने पहले क्या किया, अपनी जिंदगी में पहले क्या तीर गाड़े आपने, तो क्योंकि आपको बताना है सॉर्ट ऑफ कि भैया आपने पहले ऐसा क्या एक्सपीरियंस है जिसको आप आगे ला रहे हो। दूसरा कि आप एमबीए क्यों करना चाहते हो, और तीसरा एमबीए करके आप कहाँ जाओगे। तो ये जो 3 है ना, अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनकी एक लड़ी बनानी होती है। पहले खुद समझना होता है, फिर उसको एक तरह से प्रेजेंट करना, इंप्रेसिव तरीके से प्रेजेंट करना। भैया पूरे देश के लोग आ रहे हैं, 50-100 सीट है एक कॉलेज में, कैलकाटा में 70 सीट है, अहमदाबाद 100, तो आप यू हैव टफ कॉम्पिटिशन, तो यू हैव टू कम अक्रॉस एज अ रियली सॉर्टेड इंडिविजुअल हु हैज़ हिज फ्यूचर इन हिज साइड्स and has a very set plan. That is really important to present in that your application as well as in the interview. तो एप्लीकेशन तैयार करते हुए अगेन फिर आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन किया, दोस्तों से बात करी, जाना और चीज़ें प्रिपेयर करी, and you can also take expert help. There are a lot of professionals who will help you write the essays, who will help you with the application. मैंने नहीं ली because हमारे बहुत सारे बैचमेट्स थे जो were really helpful. चाहे वो उदित जैन या अंशुल, again the names I took, they were ultra helpful. लोगों ने 1-1 घंटे रात को बैठ के मुझे गाइड किया है, एंड दैट इज द रीजन आई डिड नॉट नीड प्रोफेशनल हेल्प। ये हमारे बैच में आई वुड से, मैं इसे कम्युनिटी मानता हूँ, हमारे कॉलेज का एक, देखिए अभी टी शर्ट ही पहन के बैठे हैं, एक्स कैडेट्स एसोसिएशन DMET ME and I'm proud to wear it and I'm sure everyone each one of us would be। ये भी हम रात को 11 बजे नीरज के फ्लैट पे इंटरव्यू करें, मैंने बोला आज ही होगा तो आज होगा। दो स्पोर्ट्स इज वेरी नियर टू हिम बट ही हैज लेफ्ट अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स टुडे जस्ट टू बी ओवर हियर, क्योंकि मैंने बोला था आज ही करना है। थैंक्स फॉर दैट। बट एनीवेज अभी अगेन वापस उस पर आते हैं। तो एप्लीकेशंस में चीजें करी, सेल्फ इंट्रोडक्शन दोस्तों ने बहुत हेल्प करी। हाँ जी। अब आते हैं इंटरव्यू पार्ट पे। इंटरव्यू के लिए भी सेम चीजें रही? हाँ, लेकिन इंटरव्यू के लिए एक तो है कि आपके दिमाग में चीजें हैं, पर इंटरव्यू में क्या है ना, आपको चीजों को बाहर लाना है इन अ स्मूथ मैनर। एंड ऑफ कोर्स जब 3 लोग आपके सामने बैठे हैं, और हम लोग इंटरव्यू देते कब हैं यार, MMD को इंटरव्यू देते हैं, वो भी जय MMD का ओरल इज वेरी टेक्निकल ना, वो बड़ा टेक्निकल इंटरव्यू होता है। यहाँ पर द इंटरव्यू इज वेरी डिफरेंट बिकॉज वो क्वेश्चंस ना ओपन एंडेड होते हैं, जिसके आप बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आपके लिए कुछ और सही होगा, मेरे लिए कुछ और सही होगा। तो वो जो बात है ना, तो इंटरव्यू के, और प्लस हम लोग यार जैसे MD के इंटरव्यू जो ओरल होता है वो कितना 3 देते हैं, क्लास 4, क्लास 2, क्लास 1, वो भी हो चुका है पहले टाइम में, काफी पहले हो चुका है। वो हमारा चैलेंज है और टेक्निकल रहता है पूरा। कंपनी कितना चेंज करते हैं, वहाँ कितनी इंटरव्यू होती है, हार्डली कुछ। तो वी आर नॉट रियली यूज्ड टू गिविंग इंटरव्यूज इन कंपैरिजन टू अदर पीपल हु आर कंटिन्यूअसली चेंज। शोर पे तो लोग चेंज करते रहते हैं ना, तो उनको इंटरव्यू लेने का देने का बड़ा एक्सपीरियंस होता है। दैट आई रियलाइज व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, बाकी कैंडिडेट्स जब बैठे थे ना, तो वो लोग पहली बात तो अलग अलग कॉलेज का इंटरव्यू, मैं वहाँ पर एकदम पहला सबसे सीनियर था, ठीक है, सारे बच्चे हैं वहाँ पर वो लोग 3-4 इंटरव्यू दे के आए हैं। दे आर ऑल एक्सपीरियंस की एंड दे आर टॉकिंग अबाउट स्टफ जिसका अपने को कुछ हवा नहीं लग रहा है, हवा ऊपर से बाउंस ऊपर जा रहा है। मैं चुपचाप बैठा हूँ और लोग पूछे कि अरे आपका कितना एक्सपीरियंस, मैं लाइक सेइंग 13-14 साल, तो दे आर लाइक ब्लोन अवे कि अरे ये बंदा क्यों आया यहाँ पर, क्या कर रहा है, मर्चेंट नेवी चीफ इंजीनियर यहाँ क्या कर रहा है। सो यस, तो इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज आर रियली हेल्पफुल। यू शुड डू मॉक इंटरव्यूज, ताकि वो जो प्रेशर होता है ना, दो द इंटरव्यूज आर नॉट रियली इंटरव्यू, दे आर मोर ऑफ एन इंटरेक्शन। क्योंकि अब जब जाओगे ना तो दे आर प्रीटी नाइस, दे आर वेरी नाइस, बट स्टिल समटाइम्स दे ट्राई टू थ्रो यू ऑफ। एक इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा पैनलिस्ट आपसे अचानक से कुछ और पूछ लेगा आउट ऑफ एकदम कंटेक्स्ट, जैसे अरे आपके हॉबीज क्या है, अरे वो किताब पढ़ी क्या, ये ऐसे, या जनरल अभी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता दो। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीवेयर। दे आर जस्ट टेस्टिंग हाउ यू हैंडल इट। दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग, बट दे एक्सपेक्ट यू टू हैंडल अ सरप्राइज क्वेश्चन, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपको पता चलती है ना, कैसे हैंडल करोगे प्रॉब्लम्स को, एम्बिग्विटी को, वो वहां पर देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली। आई वुड से आई एम कैलकाटा में सिलेक्शन हो चुका है, थैंकफुली सिलेक्शन हो चुका है जी। अच्छा, जिस दिन ये खबर मिली कैसा लगा उस दिन? है इट वाज लाइक ये वो दिन था मेहता जी जब आप लोग सबकी पार्टी करने आ रहे थे मेरे घर पे। लास्ट फ्राइडे ये हमारे बैचमेट्स मिल रहे थे मेरे घर पे पार्टी के लिए। तो इनिशियली तो वो पार्टी का कुछ एजेंडा नहीं था, ठीक है, पर सुबह सुबह उस समय मेरे को मेल आया 11-12 बजे मेल आया। तो पहला यार एक्चुअली जब 3-4 महीने से आप मेहनत कर रहे होते हो ना, जून, आई स्टार्टेड इन अगस्त, है ना, सोचना चालू कर दिया था जून जुलाई में, अगस्त से मेहनत, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं। एक्सेलराई में हो चुका था मेरे पहले, बट आई वाज नॉट टू कीन ऑन गोइंग टू एक्सेलराई फॉर सम रीजंस कंसिडरिंग माय एक्सपीरियंस एंड व्हाट। तो उस समय पहले तो विश्वास नहीं होता यार, पहले आप वापस पढ़ते हो कि आपने सही पढ़ा है कि नहीं, डर लगता है कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया, फिर यू कन्फर्म एंड इट्स अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, ऑफ विंडिकेशन कि हाँ भाई मैं जो करना चाह रहा था ना, जो कोशिश कर रहा था वो अचीव किया। एंड ऑफ कोर्स देन यू स्ट्रेट अवे कॉल
द फर्स्ट वजह से मैंने अपने पापा को कॉल किया कि पापा ये हो गया, बिकॉज दे आर रियली होपफुल एंड तो या इट इज़ very fulfilling moment, let's say. Now that you're going for executive MBA to IIM Ahmedabad or IIM Calcutta, let us see wherever it is. तो वहाँ पर अभी एक मरीनर के लिए वहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शंस क्या रहता है, या हमारे बैचमेट्स ज़्यादातर किस उसमें गए हैं? एक्चुअली देखा जाए तो एक सेलर जो है ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. मुझे लगता है कि हमारा जॉब जो है ना, कैन पुट इट दैट वे, यस, वी आर प्रिटी फ्लेक्सिबल, वी आर प्रिटी वर्सेटाइल. तो a person, especially one with maybe 5-6 years of experience, वो कहीं भी जा सकता है, he can go anywhere. But considering, जैसे मैं अपनी बात करूँगा पहले, तो considering my work ex 13 साल 14 साल in operations, मैं जो मरीन इंजीनियर है ना उसका बड़ा ऑपरेशंस हैवी एक्सपर्टीज होता है, ऑपरेशंस हैवी बैकग्राउंड है. तो इस कंडीशन में ना मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहूँगा जहाँ पर ऑपरेशंस इज़ द मेन थिंग. तो जैसे हमारे बैचमेट जितने भी हैं मैक्सिमम लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री में स्टेप किए. हाँ, हो सकता है उसमें पहले उन्होंने ऑपरेशंस में गए, उसके बाद प्रोग्राम में गए, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट में गए. अब जैसे हमारे बैचमेट है उदित, जिन्होंने यूएस से किया, ही इज़ नाउ इन एप्पल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो विच इज़ लाइक टोटली समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन बिफोर. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है, बट ज़्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ऑपरेशंस के साथ. उसके बाद धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करते. केशव ने जैसे पहले ऑपरेशन स्टार्ट किया, केशव गुप्ता हमारे बैचमेट हैं, उनका भी इंटरव्यू बनेगा. उदित जैन जो डूक्स फुकवा से करके एप्पल में है, उनका भी इंटरव्यू बनेगा. कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा. सो जो केशव हैं उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, इंडिया में थे, फिर लग्जमबर्ग गए, फिर अभी सियाटल में हेड ऑफिस में. सो ही हैज बीन इन ऑपरेशंस, प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम. सो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. एकदम. अब चीजें अब बदलती रहेंगी नीरज. अब मुझे इतना पता है कि अब कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हो, बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं. हमारा मर्चेंट नेवी का जो वर्ल्ड है, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सीधा सादा वर्ल्ड है. एकदम. हम सीधे साधे लोग हैं. हाँ जी. इसमें भी हमें कई बार बोलते हैं पॉलिटिक्स होती है, जबकि पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करते. मर्चेंट नेवी में बहुत सही रहते हैं. हाँ. अब वेलकम टू द रियल वर्ल्ड. माय बेस्ट विशेस विद यू. जैसा तुमने यहाँ पर रॉक किया है, तुम वहाँ पर बहुत ताबड़तोड़ रैक करोगे, और विद इन नेक्स्ट 10 years मे बी सी ऑफ अ बिग शिपिंग कंपनी, मे बी सी ऑफ अ बिग कंपनी wherever it is. So with this, thank you Neeraj, thank you much. Thank you for having me. It was a privilege. Take care, bye guys. जय माता दी. तैयारी करो, मेहनत करो, जो भी सपने हैं उनके पीछे भागो और पूरा करने के लिए जान लगाओ. और लास्ट में इस सेशन मैंने एक ही चीज सीखी, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक. तो मैं इसे अपने जीवन में अप्लाई करूंगा. अगर होगी तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे और बातें बताऊंगा. जय माता दी. टेक केयर, बाय. Thank you guys.